हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 26 ऑफ द मार्च 2025 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सहयोग पोर्टल। तो हमने पढ़ा था सहयोग पोर्टल जो है बेसिकली किस लिए बनाया गया था कि कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा हो, कोई ऑनलाइन क्राइम हो रहा हो, उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग नोटिस टू द फॉर कंटेंट रिमूवल अंडर द IT एक्ट 2000। ठीक है, तो वही सब बातें कह रहा है कि जो बीच में इंटरमीडियरीज होते हैं उनको नोटिस भेजा जाता है कि भाई ऐसा मत करो, है ना, कंटेंट के रिलेटेड। तो ये पहले भी न्यूज में था। What was the primary outcome of the third judge's case? तो देखो टोटल फर्स्ट जजेस केस हुआ था 1981 में, सेकंड जजेस केस हुआ था 1993 में, थर्ड जजेस केस हुआ था 1998 में। इसके जो आर्टिकल था वो हमने आज डिस्कस कर लिया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए कोलेजियम सिस्टम फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स वाज एस्टैब्लिश्ड एक्सपेंडिंग इट टू इंक्लूडिंग 5 जज पैनल। ठीक है, फर्स्ट जजेस केस में था कि CJI अपॉइंटमेंट करवाता था प्रेसिडेंट को लेटर लिख के, बाद में सेकंड जजेस केस में 1+2 किया, थर्ड जजेस केस में 1+4 कर दिया गया था, 5 जजेस की पैनल बना दी गई थी। उसके बाद एनजेक आता है, एनजेक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, अब दोबारा से एनजेक लाने की बात की जा रही है, वही न्यूज है। अगर आपने आर्टिकल देखा होगा तो आपको पता होगा। और रिसेंटली बाय हाउ मच परसेंटेज हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज द सैलरी। तो आपने पढ़ा होगा कि जो सैलरी थी, शायद आपने 1-2 बार पहले भी पढ़ा होगा इसको, क्योंकि जो उनकी सैलरीज है वो कितनी बढ़ा दी गई है, 24% से बढ़ा दी गई है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। What was the primary objective of the National Judicial Appointment Commission? ये हमने पढ़ा था कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना कब था, 2014 में, 2015 में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो क्यों बनाया गया था? तो सिंपल याद रखना, टू रिफॉर्म द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, है ना। उसके अंदर 6 मेंबर बना दिए गए थे, 3 फ्रॉम गवर्नमेंट एंड 3 फ्रॉम द जुडिशियर या जुडिशरी। ठीक है, हमने इसको पढ़ लिया था। और रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैज अनाउंस्ड द गंगा शारदा रिवर कॉरिडोर। तो गंगा शारदा रिवर कॉरिडोर जो है बेसिकली वो किस स्टेट ने के मिनिस्टर ने अनाउंस किया है? तो सिंपल याद रखना, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। When was the भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी? आपने पढ़ा होगा भीम, है ना, भारत इंटरफेस फॉर मनी कब स्टार्ट हुआ था? 30 ऑफ द दिसंबर 2016। आज न्यूज में क्यों है? क्योंकि देखो इसको बनाया किसने था? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI बना था 2008 में। तो इसी ने इसको 2016 में बनाया था। अभी इसका भीम 3.0 वर्जन आ चुका है। ठीक है, इसलिए वो न्यूज में और कुछ नहीं है। ठीक है, चलते नेक्स्ट। Under which schedule of the Indian Constitution is the anti-defection law included? तो देखो एंटी-डिफेक्शन लॉ ये भी न्यूज में था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई टाइम वगैरह डिसाइड करो, हमने अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेन भी किया था, तो आप वहां से वीडियो देख चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, एंटी-डिफेक्शन को 10th शेड्यूल में डाला गया था। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ठीक है, 10th शेड्यूल में डाला गया था। नेक्स्ट, Which year was the anti-defection law enacted in India? कब इनेक्ट हुआ था? तो 1985 में बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस कर चुके हैं। Who has the authority to decide on disqualification of a member under the anti-defection law? तो anti-defection law में कौन डिस्क्वालिफिकेशन को बताएगा? तो याद रखना, स्पीकर्स ऑफ द हाउस और चेयरमैन, यानी कि राज्यसभा है तो चेयरमैन और लोकसभा है तो स्पीकर। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। वही डिसाइड करते हैं कि किसको डिस्क्वालीफाई करना है। What is the main aim of the disaster management bill? तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट बिल आया है 2024 में, इसका मेन एम क्या है? तो इसका मेन एम है कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है अथॉरिटी और जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसको क्या करना? स्ट्रेंथन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। Which of the following is the primary fund into which all government revenues are credited? ये भी हमने डिस्कस किया था। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल्स डिस्कस किए थे। तो आई होप कि आपने वीडियो देख लिया होगा, तो आपको ये बातें पता होंगी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि सारे के सारे जो प्राइमरी रिवेन्यूज है सरकार के, वो कहाँ जाते हैं? तो सिंपल याद रखना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। Which fund is used to meet unforeseen expenditure? है ना, एकदम से अचानक से कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, उस केस में पैसा कौन यूज करेगा? लोकसभा भी नहीं है मान लो, है ना, पार्लियामेंट की वर्किंग नहीं हो रही है, तो पैसा कहाँ से जाएगा? फ्रॉम कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। आर्टिकल 267 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने डिटेल में पढ़ा था।
which fund includes money held by government in trust such as provident fund. ठीक है, स्मॉल सेविंग, सरकारी वहाँ पैसा जमा करते हो ना 10-10, 15-15 साल के लिए, तो कहाँ जाता है वो पैसा? तो पैसा जाता है आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रिसेंटली वेयर हैज द 6th एडिशन ऑफ द जल शक्ति अभियान कैच द रेन? तो याद रखना कैच द रेन एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर? तो याद रखना हरियाणा के पंचकुला से इसको स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, recently in which country has a 2-week residential training program on election administration started for election officials? तो कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो याद रखना भूटान में इसको स्टार्ट किया गया। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सिंपल ऑनलाइनर में याद रखना। According to the recent data released by the IMF, by what percentage had India's GDP grown in a decade? तो कितनी रेट से गिरी ज़्यादा बढ़ी है जीडीपी? तो याद रखना आपकी 105% से। किसने कहा? IMF। What do you mean by IMF? तो याद रखना दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता वर्ल्ड बैंक, एक होता IMF। ठीक है, वर्ल्ड बैंक भी कब बना था? 1944 में। ये भी कब बना था? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी। इसका जो आज के दिन प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो वो कौन है आपका? अजय बंगा। ठीक है, अजय बंगा। ठीक है, और उसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो वो आपकी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, अब एक बात समझना, ये डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है, ये डेवलप्ड कंट्रीज को लोन देता है। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यूज़ के ऊपर। तो इसने प्रेडिक्शन किया है, बताया है कि भारत की जीडीपी 105% की रेट से गिरी है। जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगेन वो स्टेटिक का पार्ट है, तो हम उसको स्किप कर देते हैं। Which country brokered the peace agreement between Taliban and Afghan government in 2020? तो जो अफगान और तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसके बीच में पीस एग्रीमेंट किसने करवाया था? यूएसए ने करवाया था। राइट आंसर इज द बी। चलते नेक्स्ट। What was the name of the agreement signed between the US and Taliban? नाम क्या था उसका? Then again दोहा एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, Why is the Black Sea strategically important to in the Russia-Ukraine conflict? क्यों जरूरी है वो? तो याद रखना जो आपका ब्लैक सी है बेसिकली इट प्रोवाइड नेवल एक्सेस टू यूरोप एंड मेडिटेरियन सी, और वहां से जाने के लिए उसको दिक्कत होती है, तो उसने उनसे ट्रीटी कर ली है कि ठीक है हम नहीं करेंगे लड़ाई। Which major Ukrainian port city on the Black Sea has been a key battleground in the Russia-Ukraine war? तो कौन सा उसमें की बैटल ग्राउंड का वो रहा है? तो याद रखना ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। ओके, उसका चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। अगर कोई डाउट हो तो आप आकर पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं दोबारा से।